Hello everyone, welcome to my channel Guidance with Komal. So in this video we are going to start GST. ठीक है, तो इसमें हम बहुत सारे कॉन्सेप्ट करेंगे और मेनली हम जो इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है इसमें कवर कर लेंगे. ठीक है, एक बार हम देख लेंगे कि भैया कौन सा कॉन्सेप्ट कैसे है, बाद में हम उसे डिटेल में आगे की वीडियोस में कवर करेंगे. ठीक है, तो पहले हम बात करेंगे कि जो होता है चलो पहले हम देखते हैं कि ये देखो टैक्स है. ठीक है, गुड्स एंड सर्विस टैक्स है. तो पहले आपको यही पता होना चाहिए कि टैक्स का मतलब क्या होता है. ठीक है, गवर्नमेंट टैक्स क्यों लेती है, हाँ गवर्नमेंट को क्यों ज़रूरत है हमसे टैक्स लेने की. तो द मेन सोर्स ऑफ रेवेन्यू टू द गवर्नमेंट इज टैक्स. अगर गवर्नमेंट हमसे टैक्स नहीं लेती, देखो गवर्नमेंट के भी बहुत सारे एक्सपेंसेस है. उन्हें अपने एम्प्लॉयज़ को फीस देनी है, सैलरी देनी है. ठीक है, और भी जो भी कंट्री में डेवलपमेंट होता है वो सब करने हैं, तो उनके लिए भी उन्हें पैसा चाहिए. तो वो पैसा वो कहाँ से लेती है, हमसे. किस रूप में, टैक्स के रूप में. ठीक है, अब देखो टैक्स भी दो तरीके के होते हैं. ठीक है, एक होता है हमारे पास डायरेक्ट टैक्स और एक होता है हमारे पास इनडायरेक्ट टैक्स. ठीक है, आप में से बहुत लोगों को पता होगा इसका डिफरेंस, लेकिन कुछ लोगों को नहीं पता होगा, तो बताते हैं. इससे पहले आपको दो वर्ड को जानना ज़रूरी है. एक होता है हमारे पास इंसिडेंस, ठीक है, और दूसरा हमारे पास होता है इम्पैक्ट. अब इन दोनों में डिफरेंस क्या है. ठीक है, इंसिडेंस और इम्पैक्ट में, इंसिडेंस में है कि जब भी कोई इवेंट होता है, ठीक है, कोई भी जैसे ट्रांजिशंस होती है, इवेंट अगर, हाँ, और ये होता है उसका कॉन्सिक्वेंसेस. इम्पैक्ट क्या होता है, उसका कॉन्सिक्वेंसेस. एक एग्जाम्पल लेते हैं. इफ यू हैविंग इनकम, ठीक है, देन देयर इज सम इंसिडेंस. अगर आपको कोई इनकम हुई है, हाँ, तो मतलब कि कोई इवेंट अगर हुआ है, आपको इनकम अर्न हुई है, तो वो क्या है, हमारा इंसिडेंस. फॉर एग्जाम्पल, आपने एक प्रॉपर्टी को लेट आउट करा, लेट आउट हाउस प्रॉपर्टी, तो उससे आपको क्या हुआ, रेंटल इनकम. ठीक है, अब आते हैं, बात करते हैं इम्पैक्ट की. इम्पैक्ट में क्या हुआ कि इफ देयर इज सम इनकम, देन इम्पैक्ट इज दैट यू हैव टू पे द टैक्स. ठीक है, अब देखो इनकम हुई, ट्रांजेक्शन्स हुआ, ठीक है, तो अब इसका इम्पैक्ट क्या पड़ा कि अब आपको उस पर टैक्स देना पड़ेगा. अगर आपकी इनकम होती नहीं तो आपको तो टैक्स देना ही नहीं पड़ता, है ना. तो इम्पैक्ट क्या हुआ कि आपकी ये गलती है कि आपने इनकम अर्न करी, तो अब आपको उस पर टैक्स देना पड़ेगा. आप इनकम अर्न नहीं करते तो आपको टैक्स नहीं देना पड़ता. ठीक है, अब बात करते हैं आगे. ठीक है, अब आपको मेनली समझ में आएगा कि डिफरेंस मेनली होता क्या है. ठीक, अब मैं यहाँ पे लिखती हूँ डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स. ठीक है, पहला कि अगर इंसिडेंस और इम्पैक्ट ऑन सेम पर्सन, अगर इंसिडेंस और इम्पैक्ट दोनों सेम पर्सन पे फॉल करता है, तो वो उसे हम क्या कहते हैं, डायरेक्ट टैक्स. फॉर एग्जांपल इनकम टैक्स, इसका सबसे सही एग्जांपल होता है हमारे पास इनकम टैक्स. देखो इनकम हमने अर्न करी, ठीक है, तो वो हमारा इंसिडेंस हो गया. अब उस पर टैक्स भी हमें ही देना है. ठीक है, तो ये दोनों सेम ही पर्सन पे फॉल हो गया, तो इसे क्या कहते हैं हम, डायरेक्ट टैक्स. अब आता है दूसरा इनडायरेक्ट में, व्हेन
इंसिडेंस इम्पैक्ट फॉल ऑन डिफरेंट पर्सन। यहाँ पर क्या है, डिफरेंट पर्सन, तो उसे क्या कहते हैं, इनडायरेक्ट टैक्स। इसमें क्या होता है कि भैया इनकम किसी और ने अर्न करी, पैसे कोई और देगा, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अभी हम बात करेंगे जीएसटी में ही आगे कि भैया लाइबिलिटी तो सप्लायर की है जो सामान बेच रहा है, ठीक है। ठीक है, लाइबिलिटी तो सप्लायर की है जो सामान बेच रहा है, उसे टैक्स पे करना है गवर्नमेंट को, लेकिन वो रिकवर किससे करता है, हमसे, अल्टीमेटली कंज्यूमर से। तो डिफरेंट पर्सन पे लाइबिलिटी फॉल हुई, तो इसीलिए ये इनडायरेक्ट टैक्स है। इसके थोड़े बहुत और डिफरेंस है, वो भी हम कवर ही कर लेते हैं, ठीक है। जैसे इसमें नो रिकवरी ऑप्शन, नो रिकवरी ऑप्शन, ठीक है, लेकिन यहाँ पर रिकवरी हो सकती है, रिकवरी ऑप्शन अवेलेबल, ठीक है। वही है ना, सप्लायर हमसे रिकवर कर लेता है। अब जैसे हमने इनकम टैक्स पे करा तो हम किसी दूसरे से मांग थोड़ी ना सकते कि भैया हमने टैक्स दे दिया, अब तुम हमें अपना टैक्स वापस करो, ठीक है, जो हमने भरा है, नहीं कर सकते, ठीक है। अब इसमें होता है इनकम इज टैक्सेबल, इनकम इज टैक्सेबल, इसमें इवेंट इज टैक्सेबल। इवेंट मतलब कोई भी ट्रांजेक्शन। अब जैसे जीएसटी के केस में हम आगे पढ़ेंगे कि सप्लाई, अगर कोई भी सप्लायर सप्लाई करता है किसी भी गुड्स एंड सर्विसेज की, तो वहां पर वो चीज टैक्सेबल हो जाएगी, ठीक है। आगे हम बढ़ते हैं, फिर आता है इसमें नॉट रिकवरेबल, इसमें रिकवरेबल, ठीक है। तो ये थोड़े छोटे छोटे से डिफरेंस हैं, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं, एक टॉपिक हमारा क्लियर आपको हो गया होगा, ठीक है। अब आप इसमें ये क्लियर है कि भैया डायरेक्ट टैक्स कौन सा होता है और हमारे पास इनडायरेक्ट टैक्स कौन सा होता है। अब नाउ वी आर डिस्कस, जैसे हमने बोला था, देखो कोई भी एक्ट आता है या ठीक है कोई भी लॉ आता है, नया लॉ आता है, तो पुराने लॉ में कोई भी दिक्कत होती होगी या कोई परेशानी होती होगी तभी नया लॉ आता है। ऐसे तो लॉ मेकर को तो मजा नहीं आ रहा कि नहीं यार पुराना लॉ बहुत बेकार हो गया था, चलो अब नया ले आते हैं, है ना। ऐसा तो कुछ नहीं होता, कोई कमी होती होगी तभी कोई नया लॉ आता है। तो पहले हमें नए लॉ से पढ़ने से पहले हमें थोड़ी बहुत नॉलेज होनी चाहिए कि हाँ भैया पुराने लॉ में ऐसी कौन सी दिक्कत थी जिसकी वजह से नया लॉ आया, ठीक है। तो आप रिलेट कर पाओगे कि अच्छा वहाँ ये दिक्कत थी तो यहाँ वो नहीं हो रही है, ठीक है। तो हम डिटेल में कुछ नहीं करेंगे, हम बस थोड़ा सा ओवरव्यू ले लेंगे कि हाँ भैया पहले क्या क्या होता था, ठीक है। तो अभी जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो हम बात करेंगे पोजीशन ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस बिफोर जीएसटी, ठीक है। अच्छा आपको ये पता है जीएसटी कब आया था हमारे इंडिया में, ठीक है। वो आया था हमारा 1 जुलाई 2017 को, ठीक है। इम्पॉर्टेंट डेट है, आप ध्यान रखना, ठीक है। तो देखो इसमें बहुत सारे और जीएसटी में कितने इनडायरेक्ट टैक्स मर्ज हो गए, 17 इनडायरेक्ट टैक्सेस। इनडायरेक्ट टैक्सेस को मर्ज करके जो पहले चलते थे जैसे सेल्स हो गया, एक्साइज ड्यूटी हो गई, ठीक है, कस्टम ड्यूटी हो गई, इन सबको मर्ज करके 17 इनडायरेक्ट टैक्सेस से एक जीएसटी बना, ठीक है। तो अब भैया इतने सारे टैक्सेस को मर्ज करके बना तो थोड़ा तो हमें पढ़ना ही पड़ेगा, ठीक है। तो हम पहले बात करते हैं एक्साइज ड्यूटी पर, एक्साइज ड्यूटी, ठीक। हम इसके बस एक दो पॉइंट करेंगे कि भैया कब ये टैक्सेबल होता था, ठीक है, किस पे लगता था और कौन लाइबल है पे करने के लिए और किससे लाइबल है पे करने के लिए, ठीक है। तो पहले हम बात करते हैं टैक्सेबल इवेंट, ठीक है। टैक्सेबल इवेंट मतलब कि कब ये लगता था, जैसे जीएसटी है वो हमारा सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज पे लगता है, तो एक्साइज ड्यूटी कब लगता था, कौन सा वो इवेंट है जो जिसके होते ही एक्साइज ड्यूटी लग जाता था, वो होता था हमारा मैन्युफैक्चरिंग एंड प्रोडक्शन ऑफ गुड्स इन इंडिया, ठीक है। अगर आपने किसी भी गुड्स की मैन्युफैक्चरिंग कर रही है या प्रोडक्शन करा है इंडिया में तो तब एक्साइज ड्यूटी लग जाता था।
अब इसके बाद आता है हु इज लाइबल टू पे, ठीक है, कौन है, ऑब्वियस सी बात है जो मैन्युफैक्चर कर रहा है वही लाइबल होगा, है ना, मैन्युफैक्चरर, ठीक है। और टू हुम मतलब किसे पे करना है, ठीक है, पे किसे करना है, सेंट्रल गवर्नमेंट को, ठीक है। यहां तक बात क्लियर हुई। अब बढ़ते हैं आगे, ठीक। अब हमारा सेकेंड हम बात करते हैं कस्टम ड्यूटी की, ठीक है। कस्टम ड्यूटी भी हमारा पहले जीएसटी से पहले लगता था, अभी भी है लेकिन अब बहुत कम जगह लगता है, वो हम बात करेंगे, ठीक है। तो वो हमारा लगता है, इसे हम कहते हैं इम्पोर्ट ड्यूटी, इम्पोर्ट ड्यूटी, एक्सपोर्ट ड्यूटी, ठीक है, इसे इस नाम से। अब इसमें भी हम वही बात करते हैं कि टैक्सेबल इवेंट कौन सा होता है, टैक्सेबल इवेंट कौन सा होता है, तो वही इम्पोर्टेशन ऑफ गुड्स इन इंडिया एंड एक्सपोर्टेशन ऑफ गुड्स इन इंडिया, ठीक है। अब कौन लाइबल है, हु इज लाइबल, तो लाइबल है इंपोर्टर, एक्सपोर्टर, ठीक है। इंपोर्ट मतलब कि जब हम बाहर की कंट्री से इंपोर्ट करते हैं, कोई भी सामान मंगवाते हैं, और एक्सपोर्ट मतलब कि हम अपना सामान अपनी कंट्री से बाहर की कंट्री में सेल आउट करते हैं, ठीक है। किसे देते थे, टू हुम, तो हम देते थे सेंट्रल गवर्नमेंट को, ठीक है, ये भी क्लियर हो गया। अब इसके एक बाद आता है हमारे पास सर्विस टैक्स, ठीक है, सर्विस टैक्स। देखो सर्विस टैक्स भी सिंपल ही था कि इसमें टैक्सेबल इवेंट क्या होता है कि जब कोई भी बंदा किसी भी चीज की सर्विस देता है, ठीक है, तो तब लग जाता है। अब जैसे हो सकता है कि वो कंप्यूटर की सर्विस दे रहा है, जैसे कॉल सेंटर में, ठीक है, सर्विस देते हैं, तो एट द टाइम ऑफ व्हेन एवर एनी पर्सन गिव एनी काइंड ऑफ सर्विस टू द अनदर, तो वहां पर हमारा सर्विस टैक्स लगता था, ठीक है। जैसे इसमें टैक्सेबल इवेंट क्या होगा, रेंडरिंग ऑफ सर्विस, ठीक है। अब इसमें हु इज लाइबल, कौन लाइबल होगा, ऑब्वियसली बात है जो पर्सन सर्विस दे रहा है वो लाइबल होगा, तो कौन, सर्विस प्रोवाइडर, ठीक है। उसके बाद हमारा होता था टू हुम, किसे देगा, सेंट्रल गवर्नमेंट को, ठीक है, सेंट्रल गवर्नमेंट को। अब एक हमारा आता था सेल्स टैक्स, सेल टैक्स। तो सेल्स टैक्स भी वही है कि ये किस पे लगता है, टैक्सेबल इवेंट क्या होता है कि कभी भी जब हम सेल करेंगे, ठीक है, सेलिंग ऑफ गुड्स, हु इज लाइबल, द पर्सन हु सेल द गुड्स, ठीक है, टू हुम, सेंट्रल गवर्नमेंट, ठीक है। अब देखो ना, सेल्स ऑफ गुड्स मतलब सेल्स टैक्स है, उसमें ना एक दिक्कत आती थी, ठीक है। तो आप ये एक बार समझ लो क्योंकि ये थोड़ा इम्पोर्टेंट है, ठीक है। अब सेल ऑफ गुड्स, ठीक है, सेल्स ऑफ गुड्स हम दो तरीके से कर सकते हैं, आइदर इंट्रा स्टेट और इंटर स्टेट। अभी बताती हूँ इंट्रा क्या होता है और इंटर क्या होता है, इंट्रा स्टेट और इंटर स्टेट सेल, ठीक है। ये हम बात कर रहे हैं जीएसटी के आने से पहले की, ठीक है। तो देखो इंट्रा स्टेट सेल होती है विद इन द स्टेट, ठीक है। जैसे यूपी में ही बनाए, यूपी में ही सेल कर दिया, ठीक है, बिहार में बनाया, बिहार में ही सेल कर दिया, ठीक है। एक ही स्टेट में बनाया मतलब वो दूसरे स्टेट में गया ही नहीं, वहीं पर ही सेल आउट हो गया, ठीक है। तो वो होता है हमारा इंट्रा सेल, ठीक है। एक होता है इंटर, इंटर मतलब एक स्टेट से दूसरे स्टेट में, ठीक है, जैसे यूपी से बिहार,
ठीक है, या मध्य प्रदेश से बिहार, ठीक है, ऐसे ऐसे जहाँ पर 2 स्टेट आ जाते हैं, ठीक है। अब देखो अगर विद इन द स्टेट सेल हुआ है, ठीक है, तब तो हमारा वैट लगता था, आपने सुना होगा, ठीक है, वैल्यू एडेड टैक्स, ठीक है। तो ये किसको जाता था? ऑब्वियसली बात है स्टेट गवर्नमेंट को, ठीक है। अब इंटर स्टेट सेल क्या होता था? हमने अभी बात करी, वन स्टेट टू अनदर स्टेट, ठीक है। तो लेकिन इसमें जितना भी टैक्स होता था वो जाता था हमारा सेंट्रल गवर्नमेंट को, ठीक है, सेंट्रल गवर्नमेंट को, ठीक। और उसे हम कहते थे सीएसटी, सेंट्रल स्टेट टैक्स, ठीक है। चलो, क्योंकि ना ये इसलिए बोला था कि जो भीमराव अंबेडकर है, ठीक है, तो उन्होंने एक नेक्सस थ्योरी दी थी। उन्होंने बोला था कि जिसमें कि टैक्स वही स्टेट लेगा जिसका उस ट्रांजिशन से कनेक्शन होगा, ठीक है। अब देखो यहाँ पर एक सिचुएशन आती है, फॉर एग्जाम्पल हमने 4 स्टेट लिए, यूपी ले लिया, दिल्ली ले लिया, ठीक है, गुजरात ले लिया और हरियाणा ले लिया, ठीक है। यूपी का सेलर था, ठीक है। अब वो भैया कहीं जा रहा होगा तो उसकी मीटिंग हो गई दिल्ली में, ठीक है, यहाँ पर दिल्ली में उसकी मीटिंग हो गई, ठीक है। अब मीटिंग दो, अब ये दोनों जो हैं, ठीक है, वो पहुंच गए गुजरात। गुजरात में उन्होंने अपना एग्रीमेंट कर लिया, लेकिन फाइनली वो बायर कहाँ का था? हरियाणा का। अब सिचुएशन समझी, यूपी का सेलर था, ठीक है, इन दोनों की मुलाकात दिल्ली में, इनकी मीटिंग हुई, गुजरात में इन्होंने एग्रीमेंट करा और हरियाणा में हरियाणा का बायर था, उसने एट द लास्ट हरियाणा को सेल आउट कर दिया। अब देखो यहाँ पर क्या गड़बड़ हुई, अब इसमें देखो सेल ऑफ गुड्स हुआ है, सेल ऑफ गुड्स तो हुआ है। अब पहले में क्या होता था, उन्होंने तो बोले भैया जिस स्टेट में जिसका कनेक्शन है किसी भी ट्रांजेक्शन का वो स्टेट ले ले। अब इस वाले में तो देखो यूपी का भी कनेक्शन आ रहा है क्योंकि सेलर यूपी का है, दिल्ली का भी आ रहा है क्योंकि मीटिंग दिल्ली में हुई है, गुजरात का भी आ रहा है क्योंकि एग्रीमेंट तो गुजरात में हुआ है, और हरियाणा का आ रहा है क्योंकि बायर तो हरियाणा का है। अब ये यूपी, बिहार, गुजरात, हरियाणा आपस में लड़ने लगे कि नहीं भैया टैक्स मेरा है, मेरा है, मेरा है। तो इस सिचुएशन में बोला कि नहीं, तुम में से किसी का नहीं है, हम सेंट्रल गवर्नमेंट ये टैक्स रख लेगी, ठीक है। तभी हमारा यहाँ क्या लगता है, सीएसटी। अब एक बात सोचो, फिर ऐसे तो कोई बंदा करेगा ही नहीं ना काम, है ना, कोई करेगा ही नहीं, क्योंकि देखो ना यूपी को फायदा हुआ, ना दिल्ली को फायदा हुआ, ना गुजरात को, ना हरियाणा को। तो इससे बढ़िया तो इंट्रा स्टेट था। इंट्रा स्टेट में जहाँ पर उन्होंने बेचा उस स्टेट को टैक्स तो मिल गया, इसमें तो किसी ने, यहाँ तो डायरेक्ट सेंट्रल गवर्नमेंट को ही चला गया। तो यहाँ पर ये दिक्कत आती थी, ठीक है, क्योंकि सारा पैसा ज़्यादातर सेंट्रल गवर्नमेंट ले जाती थी, तो स्टेट गवर्नमेंट के पास तो कुछ रहता ही नहीं था, ठीक है। तो अब आपको दिक्कत समझ में आई कि कहाँ दिक्कत होती थी, ठीक। चलो अब देखो हम ना आगे जो करने वाले हैं, तो वैसे तो अगर मैं आपको बताऊं तो जीएसटी में टोटल 35 एक्ट्स हैं, 35 एक्ट्स हैं, ठीक है, ऑफ जीएसटी। कितने एक्ट्स हैं? 35। चलो एक एक करके हम देख लेते हैं। पहला हमारे पास आता है सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस एक्ट 2017 किस लिए पढ़ा? क्योंकि 17 में ये आया था, 2017 में ये आया था। उसके बाद 29 स्टेट्स हैं हमारे कंट्री में, उन सबका है सेपरेट, अपना अपना एक्ट है, ठीक है। जैसे दिल्ली का है तो दिल्ली का अपना अलग है, यूपी का है, यूपी का अपना अलग है,
ठीक है। उत्तराखंड का अपना अलग से जीएसटी एक्ट है, ठीक है। उसके बाद आते हैं टू यूनियन टेरिटरी हैविंग देयर ओन legislature has separate UTGST एक्ट, ठीक है। 2 यूनियन टेरिटरी ऐसी हैं जिनका खुद का लेजिस्लेचर है, तो उनके लिए UTGST अलग से है, और बाकी 7 है ना हमारे पास, और बाकी की जो 5 बन गई उनका एक ही GST एक्ट है, ठीक है। GST एक्ट 1 GST एक्ट, ठीक है। 2 का अलग अलग है और 5 यूनियन टेरिटरी का एक ही है, ठीक है। बाकी 5वें पे एक IGST होता है, आगे हम बात करेंगे IGST क्या होता है, IGST, CGST, SGST क्या होता है, इन सब पे हम बात करेंगे, ठीक है। आपको प्रॉपरली क्लियर हो जाएगा कि होता क्या है एक्चुअली में। और एक होता है हमारे पास GST कंपनसेशन टू स्टेट एक्ट, ठीक है। अब आप ध्यान से देखो कितने एक्ट हो गए, एक ये 29, ये 29, 30, 32 और इसका एक 33, 34, 35, तो टोटल हमारे पास कितने एक्ट हो गए 35। चिंता नहीं करो, हमें सिर्फ एक ही एक्ट पढ़ना है, वो है हमारा CGST एक्ट। बाकी सब इन सब की कॉपी पेस्ट है, जो इसमें लिखा है वही बाकी सब इसमें लिखा है, वो रेफरेंस दे देंगे, जो इसमें CGST एक्ट में है वही बाकी इन सब में। तो हमें मेनली पढ़ना इसे और थोड़ा बहुत इसमें, ठीक है। बस ये दोनों एक्ट करने हैं और बाकी सब सेम होता है हमारा, ठीक। अब CGST एक्ट क्या होता है हमारा, सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स एक्ट 2017, ठीक है। अब इसके अंदर एक है, इसके अंदर टोटल हमें पढ़ने हैं 21 चैप्टर्स। टोटल कितने सेक्शंस है, 174 सेक्शंस और 3 शेड्यूल्स, ओके। अब हम बात करते हैं GST की। आपको इससे पहले की बात क्लियर हो गई कि पहले क्या हमारी दिक्कतें आती थी। अब देखते हैं GST में क्या हुआ या कैसे अब होता है, ठीक है। अब GST में पहले तो आपको यही समझना पड़ेगा कि ये कब टैक्सेबल होता है, ठीक है। तो ये होता है कि जब, ठीक है, जब कोई टैक्सेबल पर्सन टैक्सेबल गुड्स एंड सर्विसेज, टैक्सेबल यूनियन टेरिटरी या लोकेशन कह लो आप, लोकेशन में कंज्यूम करता है, इन दैट केस GST अप्लाई होता है, ठीक है। जब कोई भी टैक्सेबल पर्सन, ठीक है, टैक्सेबल पर्सन यहाँ पर देखो बहुत इंपॉर्टेंट है। टैक्सेबल मतलब कि जिसपे लाइबिलिटी है। देखो हर पर्सन पे लाइबिलिटी नहीं होती GST की, हम आगे बात करेंगे, ठीक है। कुछ कुछ कंडीशंस होती हैं, जरूरी नहीं है हर कोई जो हमें बेच रहा है वो लाइबल हो GST पे करने के लिए। बहुत सारे ऐसे सप्लायर है जो बहुत छोटे होते हैं, ठीक है। तो फिर गवर्नमेंट कहते हैं यार इन पे क्यों हमें, हाँ, इन सब का कंप्लायंसेस का वो करना, तो इन्हें छोड़ देती है, ठीक है। तो इसीलिए जो भी टैक्सेबल पर्सन है टैक्सेबल गुड्स एंड सर्विसेज की सप्लाई करता है टैक्सेबल यूनियन टेरिटरी में, तब GST एप्लीकेबल होता है। अब देखो सबसे इम्पोर्टेंट बात, GST इज डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स। इसे बहुत ध्यान से समझना, ठीक है। डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स का मतलब कि जहां अल्टीमेटली वो कंज्यूम होगा
वहाँ पर जीएसटी टैक्स होगा। देखो पहले जो हमने एग्जाम्पल करा था सेल्स वाले में, ठीक है, मैं आपको दिखाती हूँ इसमें, ठीक है। तो इसमें ये कहते थे सीएसटी एक्ट में कि जहाँ से ये होता था हमारा ओरिजिन बेस्ड टैक्सेशन। आपको ओरिजिन से ही पता लग रहा है जहाँ ये डेवलप हुआ, मतलब जहाँ से ये बना, ठीक है। तो इसमें ये कहता था कि हमें मतलब नहीं है, गवर्नमेंट कहती थी हमें मतलब नहीं है कि तुम दिल्ली में मीट करो, गुजरात में मीट करो, हरियाणा में मीट करो, हमें इससे कोई मतलब नहीं है, जहाँ से इसका ओरिजिन डेवलप हुआ, ठीक है, जहाँ से ये बना हम वहीं टैक्स लगा लेंगे, बाकी आप बेचो, इसे डिस्ट्रॉय करो, हमें मतलब नहीं है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर जीएसटी में क्या कहता था कि हम ओरिजिन बेस पे नहीं, जहाँ पर अल्टीमेटली कंज्यूम हुआ है, जो भी उसका डेस्टिनेशन है, हम वहाँ पर टैक्स करेंगे। फॉर एग्जाम्पल हम लेते हैं यूपी और एक लेते हैं हम हरियाणा, ठीक है। यूपी का समझ लो सेलर है और हरियाणा का हमारे पास बायर है, ठीक है। सेलर ने सेल करा, सेलर ने ऑब्वियस सी बात है सेल करा, तो यहाँ पर उसने मैन्युफैक्चर भी करा होगा गुड्स, मैन्युफैक्चर द गुड्स। अब इसने गुड्स मैन्युफैक्चर करा और इसने हरियाणा को सेल कर दिया, ठीक। अगर ये पुराना वाला सिस्टम होता, ठीक है, वैट या सीएसटी वाला होता, तो टैक्स यहीं लग जाता, गवर्नमेंट यहीं से कहती चल यूपी वाले टैक्स दे। लेकिन जीएसटी में क्या है हरियाणा से, कि हरियाणा में जब वो अल्टीमेटली बायर है, अब इसने खरीद लिया, तो बायर जब आगे किसी को बेचेगा तो वहां से उसे टैक्स मिलेगा और वो टैक्स हरियाणा वाली सरकार ले लेगी, क्योंकि अल्टीमेटली कंज्यूम कहाँ हो रहा है, हरियाणा में। तो देखो यहाँ पर दोनों का फायदा हो गया। यूपी को क्या फायदा हुआ कि उसके यहाँ गुड्स मैन्युफैक्चर हुए तो एम्प्लॉयमेंट मिल गई, ठीक है। हरियाणा को क्या हुआ कि यहाँ कंज्यूमर ने कंज्यूम करा है तो हरियाणा को टैक्स मिल गया, तो यहाँ पर दोनों का फायदा हो गया। और पहले में क्या होता था कि किसी एक का ही फायदा होता था, तो अल्टीमेटली क्या होता था कि पहले अगर यूपी में बना है तो यूपी इस टैक्स भी ले लेती थी। तो देखो यूपी में उसे गुड्स भी मैन्युफैक्चर हो गए, एम्प्लॉयमेंट भी मिल गई, प्लस यूपी को टैक्स भी मिल गया। तो जिसने खरीदा वो तो अंडर डेवलप रह गया ना, उसे तो कोई फायदा ही नहीं हुआ। तो फिर गवर्नमेंट ने बोला नहीं, ऐसा नहीं होता, क्योंकि बहुत सारे ऐसे स्टेट हैं जो अभी अंडर डेवलप्ड है हमारी इंडिया में, जिन्हें अभी ज़्यादा वहाँ फैक्ट्री नहीं लगी है, तो फिर वो बाहर से सामान लेते हैं, बाहर मतलब दूसरे स्टेट से मंगवाते हैं, अभी उनकी इतनी मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी नहीं है। तो ये वाले स्टेट तो अंडर डेवलप ही रह जाएंगे, कभी डेवलप ही नहीं होंगे। लेकिन जीएसटी में ऐसा क्या करा कि यहाँ जहाँ पर डेस्टिनेशन होगा गुड्स का, जहाँ पर अल्टीमेटली वो कंज्यूम होंगे, वहीं पर ही उसी स्टेट को वो टैक्स मिलेगा। तो यहाँ पर देखो दोनों का ही फायदा हो गया, यहाँ एम्प्लॉयमेंट मिल गई, यहाँ टैक्स मिल गया, है ना। अब एक इम्पॉर्टेंट बात, एक्सपोर्ट पर जीएसटी नहीं है, ठीक है। एक्सपोर्ट पे इसका रीजन क्या है, ठीक है। सपोज ये अमेरिका है, अमेरिका, और ये है हमारी इंडिया, ठीक है। हमने यहाँ से कोई भी चीज, सपोज कोल्ड ड्रिंक एक्सपोर्ट कर दी, ठीक है, कोल्ड ड्रिंक हमने एक्सपोर्ट कर दी, तो यहाँ पर क्या था, वही कि एम्प्लॉयमेंट वाला सिचुएशन, यहाँ पर तो एम्प्लॉयमेंट जनरेट हो गई। लेकिन इसका अब यहाँ पर क्या है, देखो हमने कोल्ड ड्रिंक एक्सपोर्ट करी तो अल्टीमेटली कंज्यूम कहाँ हो रहा है, अमेरिका में। अब भाई अमेरिका में तो हम जीएसटी नहीं मांग सकते ना, वहां पर कोई दूसरा लॉ अप्लीकेबल होगा। जीएसटी तो विद इन द हमारे इंडिया में कंट्री में ही रहेगा, ठीक है। तो और वैसे भी देखो, आपने देखा होगा कि ये क्या जीएसटी क्या है, डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स है, डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स है, डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स है। तो ये अल्टीमेटली इसका डेस्टिनेशन कहाँ है, अमेरिका में, तो एक्सपोर्ट पे, इसीलिए एक्सपोर्ट सेल पर कभी भी जीएसटी नहीं लगता, ठीक है। अब हम जीएसटी में ना आगे चलते हैं। अब जैसे मैंने आपको बोला था, जब सेल टैक्स हमने पढ़ा तो उसमें हमने बोला था कि दो तरीके से पहले हम सेल कर सकते थे, एक होता था हमारे पास इंट्रा स्टेट, एक होता था हम इंटर स्टेट। ऐसे ही जीएसटी में भी, अब देखो
ये तो पॉसिबल ही नहीं है कि भैया अगर जो गुड्स दिल्ली में बन रहा है तो वो दिल्ली में ही सिर्फ दिल्ली के लोग ही उसे खरीद सकते हैं या बेच सकते हैं। हो सकता है कि दिल्ली का जो सप्लायर है वो बिहार जाके बेच ले, ठीक है, या फिर हरियाणा में सप्लाई हुआ है तो वो चेन्नई जाके बेचे, ठीक है, ये सब तो चलता रहता है। तो इसीलिए जीएसटी में भी दो ही ऐसे कंपोनेंट होते हैं हमारे पास। एक होता है हमारे पास इंट्रा स्टेट सप्लाई और दूसरा हमारे पास होता है इंटर स्टेट सप्लाई, ठीक है। इंट्रा स्टेट सप्लाई मैंने आपको बताया था विद इन द स्टेट, विद इन द स्टेट, और इंटर स्टेट मतलब वन स्टेट टू अनदर स्टेट, ठीक है। तो जब, ठीक है, अब ध्यान से सुनना कि जब कोई भी गुड्स या सप्लायर विद इन द स्टेट अपनी सप्लाई करता है, मतलब उसी स्टेट में उसने मैन्युफैक्चर करा, वहीं उसने सेल कर दिया, वहीं कंज्यूम हो गया, तो तब हमारे पे लगता है CGST SGST, ठीक है। कैसे? इक्वल इक्वल दोनों पे लगते हैं। C मतलब सेंट्रल, S मतलब स्टेट, ठीक है। अगर 12% है, हाँ, और ये ध्यान रखना, जैसे अभी हम आगे स्लैब रेट के बारे में डिस्कस करेंगे कि जीएसटी में कितने रेट्स होते हैं, तो 12% है तो इसका मतलब ये नहीं है कि 12 यहाँ भी लगेगा 12 यहाँ भी लगेगा, नहीं, 12 का हाफ हाफ लगेगा, जैसे 6%, 6%, ठीक है। विद इन द स्टेट है, अगर सपोज यूपी है, यूपी में ही यूपी का ही सप्लायर है और यूपी का ही रिसिपिएंट है। रिसिपिएंट वो होता है जो गुड्स खरीदता है, ठीक है, तो उस पे CGST और SGST लगेगा। 18% अगर कोई भी गुड्स है जो 18% का इन दोनों ने डील करा है तो 9 इस पे लग जाएगा और 9% इस पे लग जाएगा, ठीक है। अब आते हैं हमारे पास इंटर स्टेट सप्लाई में, ठीक है। इंटर स्टेट सप्लाई में हमारा हमेशा लगता है IGST। IGST क्या होता है हमारे पास? इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विस टैक्स, ठीक है। अब इसमें अगर 12% है, ठीक है, तो इसमें सारा 12 का 12% कहाँ चला जाता है? सेंट्रल गवर्नमेंट को, सेंट्रल गवर्नमेंट को, ठीक है। अब इसके बारे में हम बात करते हैं आगे। हाँ, अब देखो IGST की अगर हम बात करें तो IGST में क्या है कि जब एक स्टेट से दूसरे स्टेट में हम कोई भी डील करते हैं, सेल करते हैं, सप्लाई करते हैं, GST में सप्लाई करते हैं, तो फिर वो जितना भी टैक्स है वो सेंट्रल गवर्नमेंट ले जाती है। क्यों? इसका रीजन है, सपोज यूपी, बिहार और हम यहाँ ले लेते हैं हरियाणा, ठीक है। अब हम छोटा सा एग्जांपल लेते हैं, यूपी का सेलर है, ठीक है, बिहार में उसने मीटिंग करी या फिर उनका एग्रीमेंट हुआ और मेनली बायर या उसने अल्टीमेटली कंज्यूम कहाँ हुआ? बिहार में, ठीक है। तो अब ये तीनों लड़ने लगे कि भैया यूपी कह रहा है कि मैं रखूंगा, ठीक है, बिहार कह रहा है मैं रखूंगा, हरियाणा कह रहा है मैं रखूंगा। तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने बोला कि नहीं, आप हमें टैक्स दे दो। सेंट्रल गवर्नमेंट ने बोला कि आप हमें टैक्स दे दो पूरा, अगर 12% का कोई गुड्स है तो 12% हमें पूरा दे दो। फिर बाद में जब अल्टीमेटली जहाँ भी कंज्यूम हुआ, हो सकता है कि हरियाणा ने बाद में मध्य प्रदेश में सेल आउट कर दिया हो, मध्य प्रदेश, तो अल्टीमेटली GST इज द डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स, तो अल्टीमेटली अगर मध्य प्रदेश में हुआ है तो सेंट्रल गवर्नमेंट कहती है ठीक है, हम 6% अपना रख लेंगे, बाकी का 6% हम मध्य प्रदेश को दे देंगे बाद में, आपको झगड़ा करने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो इससे IGST का भी मैटर सॉल्व हो गया, ठीक। तो अभी तक हमने पढ़ा इंट्रा स्टेट सप्लाई और इंटर स्टेट सप्लाई। इंट्रा में तो सेम है कि भैया CGST SGST लग जाएगा इक्वली, और IGST में क्या होता था कि पहले सेंट्रल गवर्नमेंट ले लेगी, बाद में जहाँ भी उसका गुड्स का डेस्टिनेशन होगा वहाँ पर उस स्टेट में उसे अपना हिस्सा बाद में दे देगी, ठीक। अब हम बात करते हैं कि इसमें न्यूमेरिकली कि क्या क्या होता है, ठीक है। अब एक हम एग्जांपल ले रहे हैं, जैसे
यूपी का हम ले लेते हैं सेलर, ठीक, और यहाँ ले लेते हैं हम दिल्ली का बायर, ठीक। अब क्या हुआ, जैसे इसने परचेज करा, ठीक, ठीक है, यूपी का सप्लायर और दिल्ली का बायर है। बायर ने सप्लायर से कोई भी रॉ मटेरियल परचेज करा, सपोज 100 रुपये का, उस पे 10% जीएसटी लगा था, ठीक है, 10% जीएसटी, और उसके बाद तो ये टोटल कितने का कॉस्ट पड़ गया उसे, 110 का। तो इसमें जीएसटी का पोर्शन कितना है, 10 रुपीज। हम आगे बात करेंगे, एक होता है आईटीसी, आईटीसी इनपुट टैक्स क्रेडिट। इसमें क्या होता है कि जितना भी हम परचेज पे टैक्स देते हैं वो बाद में हमें आईटीसी के रूप में हमारे आउटपुट लायबिलिटी से माइनस हो जाता है, ठीक है। अब सपोज कि इसने बाद में कंज्यूमर को सेल आउट करा, अब इसने ये तो 100 रुपये का जो रॉ मटेरियल परचेज करा था उसमें उसने क्या करा कि 150, मतलब उसने मैन्युफैक्चरिंग करी होगी और उसमें अपना थोड़ा बहुत प्रॉफिट ऐड करके 150 का वो बनाया। अब जब ये आगे सेल करेगा, ठीक है, अगर ये अब ये जो है इसको 150 का पड़ा, अब ये कंज्यूमर को सेल कर रहा है तो इस पे वो टैक्स लेगा कंज्यूमर से, क्योंकि भैया अल्टीमेटली तो कंज्यूमर ही लायबल है पे करने के लिए। तो इसने 10% का जीएसटी लगाया तो टोटल 165 हो गया। इसमें जीएसटी का कंपोनेंट कितना है, 15%, ठीक है। यहाँ पर 100 रुपये था, 10 से यहाँ पर 150 था तो 15 रुपये का ये हो गया। तो नेट नेट अगर हम देखें तो उसे टोटल कितना जीएसटी पे करना है, जीएसटी पे करना है। आउटपुट, ये इसकी क्या है, आउटपुट लायबिलिटी है। आउटपुट लायबिलिटी मतलब जो अल्टीमेटली उसे गवर्नमेंट को पे करनी है, क्योंकि देखो इसने यहाँ पर तो परचेज करा था, ठीक है, इसने यहाँ पर इससे परचेज करा था यूपी से कोई भी रॉ मटेरियल, ठीक है। हम यहाँ लिख देते हैं सप्लायर ऑफ रॉ मटेरियल, ठीक है। अल्टीमेटली ना इसने जो रॉ मटेरियल है दिल्ली वाले ने परचेज करा, ठीक है, 100 रुपये का रॉ मटेरियल था, उस पर 10% जीएसटी लग गया, 110 का हो गया। अब जीएसटी के 10 रुपये जो तो उसे वापस मिल जाएगा परचेज पे आईटीसी के रूप में, ठीक है। आईटीसी बहुत वाइड कॉन्सेप्ट है, इसे हम आगे की वीडियोज में अच्छे से कवर करेंगे, ठीक है। और यहाँ पर कंज्यूमर जो है, हाँ, कंज्यूमर को अब देखो कंज्यूमर से इसने 10% के हिसाब से 15 इसकी आउटपुट लायबिलिटी आ गई। तो आउटपुट लायबिलिटी आपको समझ में आया, जो अल्टीमेटली सप्लायर को या पे करनी होती है, ठीक। अब आउटपुट माइनस इनपुट, आउटपुट देखो इसका कितना था, 15, इनपुट कितना है इसका, 10, तो इसे टोटल पे कितना करना पड़ा, सिर्फ 5, ठीक है। और ये भी इसकी जेब से नहीं गया भैया, इसने हमसे अल्टीमेटली तो हमसे कंज्यूमर से रिकवर कर लिया ना, तो इस पे तो कोई लायबिलिटी ही नहीं आई। बस इसने क्या करा, कंज्यूमर से लिया, जो इसने दिया था वो माइनस कर लिया, बाकी पे कर दिया, ठीक है। अगर सपोज यहाँ पर 20 रुपये इसकी लायबिलिटी आती तो वो उतना ही बढ़ा के हमसे 30 रुपये ले लेता, ठीक है। तो अपना वो 20 हटा देता, बाकी 10 रुपये उसे गवर्नमेंट को था वो पे कर देता आराम से, ठीक है। अब देखो इसका प्रॉफिट कितना हुआ, प्रॉफिट, ठीक है, 165 जिसने अल्टीमेटली यहाँ पर हमें बेचा, कंज्यूमर को बेचा, और इसे बनाने में देखो कितना लगा, 11055 हम मान लेते हैं। अब देखो आउटपुट लायबिलिटीज कितनी थी, 15, 40 रुपये का इसका प्रॉफिट हो गया। आया समझ में कि देखो उसने अल्टीमेटली उसने सेल कितने करा, 165 का, उसमें से उसका रॉ मटेरियल जो उसने मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट जिसे कह लो वो कितनी थी, 110, तो 55, और उसकी आउटपुट जो उसे पे करना था वो इसने करा 15, तो 40 की उसकी प्रॉफिट हो गया नेट नेट। अब एक बेसिक सी बात है वो हम कर लेते हैं कि मैंने आपको बोला कि जीएसटी में अगर इंटर स्टेट हो तो भाई आईजीएसटी लग जाता है, और इंट्रा हो तो सीजीएसटी एसजीएसटी लग जाता है। तो आपने देखा होगा जब मैंने आपको नंबर ऑफ एक्ट्स पढ़वाए थे तो उसमें मैंने आपको यूटीजीएसटी भी बोला था। तो यूटीजीएसटी क्या होता है, ठीक है, देखो एक होता है हमारे पास सेंट्रल स्टेट यूटी
और इंटीग्रेटेड। ठीक है, अगर इंट्रा है, इंट्रा स्टेट मतलब विद इन द स्टेट, तो हम CGST और SGST लगाते हैं। ठीक है, और सपोज कि हरियाणा तो दिल्ली हो रहा है, अब देखो दिल्ली तो कोई स्टेट नहीं है ना, वो तो हमारी यूनियन टेरिटरी है, तो उस केस में तब भी देखो तब हमारा इंटर स्टेट हो जाएगा। तब हम लगाएंगे SGST प्लस CGST प्लस UTGST। ठीक है, और अगर हमारा हो रहा है इंटर स्टेट, इंट्रा आएगा यहाँ पर, तब हम लगाएंगे बस IGST। ठीक है, तो आपको बात समझ में आई कि यूटी का मतलब क्या है, कि जहां पर यूनियन टेरिटरी होगी तो वो स्टेट की जगह चेंज करके वहां पर UTGST आ जाएगा। अब हम थोड़ी बेसिक बात करते हैं कि रेट्स क्या क्या होते हैं जीएसटी के। ऐसा तो है नहीं कि किसी भी सप्लायर का जो मन करेगा वो अपना रेट लगा देगा। सपोज अगर मैं किसी क्लोथिंग की मैन्युफैक्चरिंग करती हूँ तो मुझे लग रहा है कि नहीं यार साड़ी थोड़ी मतलब डिमांडेबल है, तो चलो इस पे हम लगा देते हैं 20% पे जीएसटी। ठीक है, या फिर कोई और सामान है तो उस पर मैं लगा देती हूँ 5%। नहीं, गवर्नमेंट ने पहले ही सब कुछ डिसाइड कर लिया कि भैया किस पे आप कितने रेट का जीएसटी लगा सकते हो। ठीक है, तो हम बात करते हैं स्लैब रेट की। स्लैब रेट है ना कि रेट इन जीएसटी, तो इसमें एक पहले हमारे पास आते हैं 0%। अब आप कहोगे कि मैम 0%, 0% तो इससे मतलब लगाओ ना। नहीं, तो गवर्नमेंट ने बोला कि हम उन चीज़ों पर नहीं लगाएंगे जो कि नेसेसिटी है। ठीक है, सपोज इसके हम 2-4 एग्जाम्पल लेते हैं। सपोज मिल्क हो गया, एग हो गया, ठीक है, पनीर हो गया। पनीर ध्यान रखना अनपैक्ड, अनपैक्ड। ठीक है, ये सारी नेसेसिटी है। ठीक है, तो इसीलिए इन पे 0% रहेगा, मतलब इस पे एक तरीके से हम टैक्स लेंगे ही नहीं। ठीक है, उसके बाद हमारे पास आता है 5% का स्लैब रेट। 5% में क्या है, जैसे शुगर हो गई, टी हो गई, इसमें आएगा पैक्ड पनीर। ठीक है, क्योंकि गवर्नमेंट ने बोला कि देखो जो गरीब लोग होते हैं वो ज़्यादातर सामान जो खुला ही लेते हैं। पैकिंग वाला कौन लेता है, जो मतलब थोड़ा ठीक ठाक होता है। तो इसीलिए पैक्ड वाले पे तो हम आपको जीएसटी लगा देंगे, लेकिन जो खुला लेते हैं, अगर आप देखो आटा है, आटा अगर आप पैक्ड में लोगे तो उस पर जीएसटी लगा होगा। वहीं आप आटा खुला लोगे तो वो उस पर जीएसटी नहीं होगा। ठीक है, उसके बाद दूसरा रेट आता है हमारे पास 12%। 12% में हमारे पास होता है जैसे बटर हो गया, घी हो गया, मोबाइल फोन्स हो गए, ठीक है, फ्रूट जूस हो गया, फ्रूट जूस हो गया, इस पे 12% है। ध्यान रखना ये 12% है, इसका मतलब ये नहीं अगर ये इंट्रा स्टेट है तो सीजीएसटी को भी 12%, एसजीएसटी को भी 12% नहीं। सीजीएसटी को 6%, एसजीएसटी को 6%, यहाँ 5 है तो 2.5% लग जाएगा। ठीक है, 12 के बाद हमारे पास आता है 18%। 18% में हमारे पास आता है हेयर ऑयल हो गया, ठीक है, सोप हो गया, आइसक्रीम हो गई, जैम हो गया, स्कूल बैग्स हो गए। हाँ, ऐसे बहुत लंबी है, टोटल 1700 या 12,000 आइटम है। 12,000 आइटम आप गिन नहीं सकते। वो तो जब प्रैक्टिकली करोगे तो भैया आपके पास गूगल है, गूगल पे सर्च करो आ जाएगा। ठीक है, कि कौन सा प्रोडक्ट किस स्लैब रेट में फॉल करता है। मैं आपको एक आइडिया दे रही हूँ कि भैया देखो कि 0% क्यों था, कि भैया नेसेसरी है, क्यों टैक्स लगाना। 5% उससे थोड़ा लग्जीरियस कि भैया पैक्ड आइटम होते हैं। 12% जैसे घी हो गया, मोबाइल फोन्स। अब मोबाइल फोन्स आज की डेट में चलो हम कह सकते हैं नेसेसरी है, बट इतनी भी नहीं है, तो उस पर थोड़ा ज़्यादा है, 12 है। 18 जैसे स्कूल बैग्स, आइसक्रीम, ठीक है, जैम्स, इन सब पे 18। लास्ट हमारे पास आता है 28 का स्लैब, 28% का स्लैब। तो इसमें हमारे पास होती है कार, सीमेंट, मेकअप,
शैम्पू, परफ्यूम, एसी, एयर कंडीशनर जो रहता है ना, मोटरसाइकिल, च्युइंगम, इन सबको 28 में क्यों रखा है? क्योंकि आप ध्यान से देखोगे ये सारी लग्जरियस आइटम है, ये नेसेसरी नहीं है। कार लग्जरियस नहीं है, ठीक है। अब तो गवर्नमेंट कहती है कि भैया जो लग्जरी है ये अफोर्ड भी कौन कर पाता है? भैया जिसके पास पैसा हो वही कर पाता है। तो पैसा हो तो फिर भैया ज़्यादा टैक्स दो, तो इसीलिए इन सब पे 28% का स्लैब रेट है। अब कुछ कुछ ऐसी आइटम्स हैं जो कि अभी जीएसटी के मतलब वो टैक्स होती नहीं है। मैं ये नहीं कह रही उन पे लगता नहीं है, अभी गवर्नमेंट ने उन्हें बाहर कर रखा है कि भैया अभी हम नहीं लगा रहे हैं, इन फ्यूचर हम लगा सकते हैं। कौन कौन सी वो आइटम है? एक्सक्लूडेड, ठीक है, फ्रॉम जीएसटी। कौन सी है? पहला पेट्रोल। पेट्रोल पे जीएसटी नहीं लगता। तभी आपने देखा होगा कि पेट्रोल का रेट स्टेट टू स्टेट वेरी करता रहता है, ठीक है, क्योंकि उस पर अभी भी अपना वही पुराना रेट चल रहा है। स्टेट गवर्नमेंट ही उस पर टैक्स लगाती है, सेंट्रल का कोई मतलब नहीं होता है, इसीलिए और इस पर जीएसटी नहीं लगता। एक होती है हमारी गैसेस, ठीक है, जैसे बहुत सारी गैस होती हैं, टरबाइन फ्यूल हो गई और पेट्रोलियम से रिलेटेड जो गैसेस होती है वो, ठीक है। तीसरा होता है हमारा इलेक्ट्रिसिटी, और चौथा हमारा पास होता है वाइन या अल्कोहल, ठीक है। इसमें एक चीज ध्यान रखना, अल्कोहल भी हमारी दो तरीके से होती है। एक होती है हमारी फॉर इंडस्ट्रियल यूज, ठीक है। जरूरी नहीं है कि जो अल्कोहल होती है वो सिर्फ हम कंज्यूम ही करते हैं। लार्ज क्वांटिटी में जो अल्कोहल होती है वो, जैसे बहुत सारी मेडिसिन होती हैं, बहुत सारी केमिकल इंडस्ट्रीज है, वहां पर यूज होता है, ठीक है। और दूसरा होता है फॉर ह्यूमन कंजम्पशन, ठीक है। तो अब इनमें से अल्कोहल तो जीएसटी में नहीं आता, तो कौन सा इसमें नहीं आता? अगर अल्कोहल फॉर ह्यूमन कंजम्पशन है तो जीएसटी नहीं लगेगा, लेकिन अगर वो फॉर इंडस्ट्रियल यूज है तो जीएसटी एप्लीकेबल है, ठीक है। अभी हमने बात करी कि जो बहुत सारी नहीं 4-5 चीजें हैं जो जीएसटी के दायरे से बाहर है, ठीक है। अभी गवर्नमेंट ने उन्हें बाहर रखा है। तो ऐसे कुछ पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स भी हैं, जिन्हें हमने बाहर कर रखा है जीएसटी काउंसिल का, आउटसाइड द प्रीव्यू ऑफ जीएसटी टिल नोटिफाइड डेट। देखो, हाँ, अब ये आपके मन में ये आ रहा होगा कि अच्छा मैम आप पहले यही बताइए कि जीएसटी के सारे डिसीजन लेता कौन है? क्या स्टेट गवर्नमेंट लेती है, क्या सेंट्रल गवर्नमेंट? नहीं, कोई नहीं लेता। स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट में से कोई नहीं लेता। इन दोनों ने मिलके एक जीएसटी काउंसिल क्रिएट कर रखी है, ठीक है, जिसमें मेंबर्स होते हैं स्टेट के भी, सेंट्रल के भी, ठीक है। ये दोनों जो काउंसिल है वो मिलके डिसाइड करती है कि हाँ भैया, वो आपस में डिसाइड करती है कि अच्छा इसमें अमेंडमेंट लानी चाहिए, इसमें नहीं लानी चाहिए, या क्या नई चीज होनी चाहिए, ठीक है। तो ये सारी चीजें कौन करती है? जीएसटी काउंसिल, ठीक है। तो पहला, अभी तक जीएसटी काउंसिल ने पेट्रोलियम प्रोडक्ट में 5 चीजों को बाहर कर रखा है, ठीक है। पहले हमारे पास आता है पेट्रोलियम क्रूड। पहला कौन सा आता है? पेट्रोलियम क्रूड। दूसरा हमारे पास आता है हाई स्पीड डीजल। तीसरा हमारे पास आता है मोटर स्पिरिट, ठीक है, जिसे हम कॉमनली क्या कहते हैं? पेट्रोल। फिर आता है हमारे पास नेचुरल गैसेस, और फिर आता है एविएशन टरबाइन फ्यूल। आपको इसमें ज़्यादा दिमाग लेने की ज़रूरत नहीं है कि मैम इसमें क्या होता है, कौन से कंपोनेंट होते हैं, नहीं, आप बस नाम याद रखिए कि ये चीज़ें बाहर होती हैं, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं थोड़ा कि इसकी जो, अब जैसे आपने कभी देखा होगा, आप बाहर गए होगे, कि अगर जीएसटी लगता है तो वो इनवॉइस पे शो कहाँ होता है ना। तो पहले अगर ये सपोज मिस्टर एक्स है, मिस्टर वाई है, ठीक है, मिस्टर एक्स ने सप्लाई करा,
मिस्टर वाई को, सपोज प्रोडक्ट पी, ठीक है। ये कौन सा है, विद इन द स्टेट, ठीक है। तो यहाँ पर लोकेशन ऑफ सप्लायर एंड प्लेस ऑफ सप्लाई इन सेम स्टेट, तो इसे हम क्या कहते हैं, इंट्रा स्टेट सप्लाई, ठीक है। तो इसमें हमारा इनवॉइस कैसा दिखेगा, ध्यान से देखो, ये हमारा इनवॉइस होता है, ये हमारा हेडर होता है, ये हमारा फुटर होता है, ठीक है। यहाँ पर वही सप्लायर का नेम, एड्रेस, जीएसटीएन नंबर, जीएसटी नंबर के बारे में हम आगे बात करेंगे रजिस्ट्रेशन में हम प्रॉपर देखेंगे, प्रैक्टिकली भी मैं आपको बताऊंगी रजिस्ट्रेशन जीएसटी में कैसे होता है, ठीक है। कौन कौन सी हमें डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत होती है, क्या वेरिफिकेशंस करने होते हैं, हम सब करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर सप्लायर का जीएसटीएन नंबर होता है, उसका एड्रेस होता है, ठीक है। अब यहाँ पर आइटम लिखे रहते हैं, आइटम में अमाउंट यहाँ लिखी रहती है, सपोज 2 लाख। अब ये देखो इंट्रा स्टेट है, तो इस पे कौन सा लगेगा, CGST, SGST, तो हम यहाँ लगा देते हैं CGST और SGST दोनों लिखा होगा। अगर 12% के हिसाब से तो 6 इस पे, 6 इस पे, तो कितना होगा, 12,000 इसका, 12,000 इसका, तो टोटल 2,24,000 आ गया, ठीक है। अब वहीं पर हमारे पास होता अगर इंटर स्टेट सप्लाई, ठीक है, इंटर स्टेट सप्लाई होती, इंटर स्टेट मतलब वन स्टेट टू द अनदर स्टेट, तो वहां पर हमारा इनवॉइस कैसा दिख रहा होता, ये इनवॉइस है, यहाँ वैल्यू लिखी रहती 2 लाख, ओनली IGST कितना, @18%, 36, तो हमारे पास टोटल 2,36,000 आ जाता है ना। अब इस वीडियो का हम एक लास्ट टॉपिक करेंगे और वो बहुत इम्पॉर्टेंट है, वो बहुत सारे बच्चों को उसमें दिक्कत भी आती है कि मैम फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म, जिसे हम कहते हैं FCM वर्सेस RCM क्या होता है, रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म, ठीक है। इन दोनों को, बहुत सिंपल टॉपिक है, ध्यान से समझना, मैं आपको प्रॉपर एक एक चीज बताऊंगी कि इसमें क्या होता है, इसमें क्या होता है, बस ये एक बार आप ध्यान से सुनना, ठीक है। चलो बढ़ते हैं आगे। पहले हम बात करेंगे FCM की, ठीक है, क्योंकि 90% केसेस में आपको FCM ही मिलेगा। FCM क्या होता है, फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म, पॉपुलरली किसे हम क्या कहते हैं, FCM, ठीक है। चलो हम एक एग्जाम्पल के थ्रू इसे समझते हैं। ये है सप्लायर, ठीक है, और ये है हमारा रिसिपिएंट, ठीक। अब क्या हुआ कि, और देखो जनरल केसेस में यही होता है, सप्लायर गुड्स रिसिपिएंट को सेल आउट कर देता है, तो इसमें भी यही हो रहा है। इसने क्या करा, सप्लायर ने रिसिपिएंट को गुड्स सेल कर दिया, रिसिपिएंट ने सप्लायर से परचेज कर लिया, ठीक है। तो अब जब ये इससे परचेज करेगा तो सप्लायर इसे क्या क्या देगा, एक तो गुड्स देगा, ठीक है, प्लस इनवॉइस देगा, ठीक है। अब इनवॉइस में भी हमने देखो पीछे पढ़ा था इनवॉइस में कि क्या क्या चीजें आती हैं, तो इनवॉइस में भी क्या क्या होगा, एक तो टोटल वैल्यू गुड्स की होगी, प्लस उस पे टैक्स लगा होगा, ठीक है। अगर इंट्रा स्टेट है तो भैया CGST SGST लगा होगा, और अगर इंटर स्टेट है तो IGST लगा होगा, ठीक है। इसने सबको 5,000 का गुड्स इसे दिया और उस पर 18% के हिसाब से इसने GST ले लिया। अभी हम बात नहीं कर रहे कि भैया CGST SGST हम 18% के हिसाब से ले लेते हैं, ठीक है।
अब देखो इसके पास इनवॉइस आ गया, गुड्स आ गया, अब ये पेमेंट करेगा, रिसिपिएंट सप्लायर को पेमेंट करेगा तो क्या क्या देगा, एक तो 5,000 रुपये वो अपने गुड्स के देगा, प्लस वो 900, जो 5,000 का 18% होता है 900, उस पे वो टैक्स भी देगा। तो ये तो हो गई उसकी टैक्सेबल वैल्यू, और ये क्या हो गया, टैक्स। ठीक है, आपको याद है ना, मैंने आपको बताया था कि जीएसटी, अब देखो इसमें क्या की कंडीशन सेटिस्फाई हो गई। पहले तो जीएसटी लगता है सप्लाई ऑफ टैक्सेबल गुड्स में, ये गुड्स हम मान लेते हैं टैक्सेबल है, सप्लाई हो रही है। अब सप्लायर के पास ये ऑप्शन है कि वो अपना टैक्स रिसिपिएंट से रिकवर कर सकता है। ठीक है, तो अब सप्लायर ने 5,000 का गुड्स लिया, 18% के हिसाब से 900 रुपये इसने रिसिपिएंट से ले लिया। ठीक है, टैक्स ले लिया। अब टोटल सप्लायर के पास कितना अमाउंट आ गया, 5,900। इसमें से अगर हम बाइफर्केट करें, ठीक है, तो 5,000 तो इनकम हो गई सप्लायर की, और जो 900 रुपये हैं वो उसकी आउटपुट लायबिलिटी है। क्या है, आउटपुट लायबिलिटी, जिसे उसे गवर्नमेंट को पे करना है। ठीक है, इसमें हम एक नोट डालते हैं कि लायबल टू पे टैक्स टू गवर्नमेंट, और दूसरा कि सप्लायर हैज ऑप्शन टू रिकवर इट फ्रॉम रिसिपिएंट। ठीक है, गवर्नमेंट कहती है कि भैया सप्लायर, हमें तुमसे टैक्स चाहिए, हम तुम पे ये नहीं कहते कि तुम रिसिपिएंट से मतलब लो मत लो, वो तुम्हारी मर्जी है, तुम चाहे तो लो, नहीं मन है तो मत लो, ये तुम्हारे लिए ऑप्शन है। ठीक है, लेकिन हमें टैक्स दो। तो सप्लायर कहता है मैं पागल थोड़ी ना हूँ जो अपनी जेब से दूंगा, मैं भी रिसिपिएंट से रिकवर कर लूंगा, जब मेरे पास ऑप्शन है रिकवर करने का तो मैं करूंगा। ठीक है, तो उसके पास ऑप्शन है, उसने रिकवर कर लिया और 900 रुपये उसने पे कर दिए। ठीक है, तो अब देखो इनवॉइस पे वही कैसे शो करेगा, ये जब सप्लायर रिसिपिएंट को इनवॉइस देगा, पहले हमारा क्या था, हेडर, उसमें सप्लायर का एड्रेस आ जाएगा। ठीक है, उसका जीएसटीएन नंबर आ जाएगा, गुड्स कितने का था, 5,000 का, टैक्स कितना लगा, 18, तो टोटल 5,900। ठीक है, यहाँ पर फुटर होगा, फुटर में जैसे सिग्नेचर विग्नेचर जो भी होते हैं वो होते हैं। तो इसे हम कहते हैं एफसीएम। एफसीएम तो देखो क्लियर है, उसमें क्या है, हमारा फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म, मतलब आगे। ठीक है, तो इसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है, सप्लायर ने रिसिपिएंट को बेचा, रिसिपिएंट ने भैया टैक्स दे दिया, इसने गवर्नमेंट को पे कर दिया और अपनी इनकम रख ली। मेन दिक्कत जो आती है वो हमारी आती है आरसीएम, रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म। ठीक है, अब रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म क्या होता है, चलो वो देखते हैं। ठीक है, तो अब हम बात करेंगे रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म। ठीक है, इसमें भी हम एग्जाम्पल लेते हैं, इसमें हम लेते हैं सप्लायर, इसे हम कहते हैं आरसीएम। ठीक है, सप्लायर और यहाँ पर वही रिसिपिएंट। ठीक है, अब सप्लायर ने वही गुड्स सेल करे रिसिपिएंट को, तो ये क्या देगा, वही दो चीजें, गुड्स प्लस इनवॉइस। अब आप एक चीज ध्यान रखो, देखो रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म में मेन फंडा पता क्या होता है कि इसमें सप्लायर जो है वो लायबल नहीं होता है टैक्स पे करने के लिए, रिसिपिएंट खुद टैक्स पे करेगा गवर्नमेंट को। एफसीएम में देखो हमने क्या देखा था कि सप्लायर ने गुड्स सप्लाई कर दिया और इससे टैक्स लेके गवर्नमेंट को पे कर दिया, लेकिन कुछ कुछ ऐसे केसेस होते हैं जिसमें रिसिपिएंट खुद टैक्स पे करेगा।
सप्लायर लायबल नहीं है टैक्स पे करने के लिए, ठीक है। तो पहले हम देखो एफसीएम में क्या करते थे कि इनवॉइस होता था, तो इनवॉइस में हम टैक्सेबल वैल्यू भी लेते थे प्लस उसका टैक्स भी लेते थे। लेकिन अब आरसीएम में जब वो अपना इनवॉइस देगा तो उसमें सिर्फ टैक्सेबल वैल्यू होगी, वो टैक्स नहीं लेगा, ठीक है। तो अब यहाँ पर अब सपोज उसने 5,000 का गुड्स सेल आउट करा प्लस जीएसटी उस पर लगती है 18% के हिसाब से, ठीक है। तो जब रिसिपिएंट इसे पेमेंट करेगा तो रिसिपिएंट ओनली 5,000 पे करेगा, पे टू सप्लायर, ठीक है। और यही 5,000 उसकी टोटल, उसके पास कितने 5,000, और यही उसकी इनकम हो गई, यही सप्लायर की 5,000 इनकम हो गई। और इस पे जो 5,000 पे 18% का जीएसटी लग रहा है, ये कौन लायबल है, ये लायबल है रिसिपिएंट। तो जो उसे 900 रुपये हैं वो गवर्नमेंट को पे करना है, ठीक है, गवर्नमेंट को पे करना है। अच्छा यही बता दूं आपको कि अब मैंने आपको बोला था कि परचेज पे उससे इनपुट क्रेडिट मिल जाता है, ठीक है, इनपुट टैक्स क्रेडिट मिल जाता है। तो अब देखो ये तो रिसिपिएंट ने परचेज करा है, तो 900 रुपये जो है वो उसका एसेट भी है, क्योंकि बाद में जब वो आगे सेल आउट करेगा तो उसकी वो आउटपुट टैक्स में से, आउटपुट लाइबिलिटी में से 900 रुपये घट जाएंगे। लेकिन यहाँ पर रिसिपिएंट ही लाइबल है 900 रुपये पे करने के लिए, यहाँ पर सप्लायर लाइबल नहीं है, ठीक है। अब बहुत बच्चों को ये क्वेश्चंस होगा कि मैम ऐसा क्यों करा, ठीक है। तो देखो बहुत सारे ऐसे सप्लायर होते हैं जो बहुत छोटे होते हैं, ठीक है। तो अब उन पे गवर्नमेंट कहते हैं कि यार क्यों इतना कंप्लायंसेस का बोझ डालना इन पे, तो ऐसा करते हैं कि तुम खुद ही पे कर देना, सप्लायर को रहने दो, ठीक है। जो रिसिपिएंट है वो खुद ही पे कर देगा। सपोज कि कंपनी है, ठीक है, हाँ जैसे रिलायंस की कंपनी है, ठीक है। अब एक वहाँ पर चाय वाला बैठता है, चाय वाला बैठता है, अब वहाँ के एम्प्लॉय उससे चाय लेते हैं। तो देखो एक तरीके से ये तो हमारा सप्लायर हो गया ना रिलायंस का, और ये रिसिपिएंट हो गए, है ना। तो अब देखो 5 रुपए की चाय एक बंदा पीता है, तो ज़्यादा से ज़्यादा एक दिन में या एक महीने में सपोज उन्होंने पी ली 5,000 की चाय, ठीक है, एक बंदे ने। तो अब बताओ कि ये चाय वाला तो बहुत छोटा है, इसकी तो इतनी इनकम ही नहीं होगी, तो ये टैक्स क्यों देगा। अब ये कहेगा कि 5 रुपए पे अच्छा आपकी इतनी जीएसटी बनी है, आप इतना हमको टैक्स दे दो, मैं पे कर दूंगा। तो गवर्नमेंट कहती है कि यार छोटे सप्लायर है, ये छोटे, इन पे कंप्लायंसेस का बोझ क्यों डालना। तो ये कहती है रिलायंस तुम टैक्स पे करो इसके बदले में, ठीक है। अब आया समझ में। तो ऐसे बहुत सारे केसेस हैं, सेक्शन 9 में हम पढ़ेंगे, ठीक है। तो उसमें हम पढ़ेंगे कि कुछ कुछ केसेस को डिफाइन करा गया है कि अच्छा इन केसेस में आरसीएम एप्लीकेबल होता है। अगर उन कोई भी ऐसा केस है जो आरसीएम में नहीं आ रहा, तो वो ऑब्वियस सी बात है वो एफसीएम में कन्वर्ट हो जाएगा, फिर तो वो नॉर्मल केस है ना। अब इसका भी हम इनवॉइस देख लेते हैं कैसा होता है, ठीक है, क्योंकि एट द एंड हमें प्रैक्टिकल लाइफ में ही उसे डील करना है। थ्योरी की वजह से आपको साथ साथ में क्या है कि प्रैक्टिकली नॉलेज भी होनी चाहिए, कि अगर आपके हाथ में इनवॉइस आएगा तो आपको पता होना चाहिए कि हाँ भैया कि कैसा वो आरसीएम का होता है, कैसा वो एफसीएम का होता है, कैसे उस पर टैक्स लगता है, कितने स्लैब रेट से लगता है, कैसे लगता है, ठीक है, ये सब आपको पता होना चाहिए। तो वही है, ये हेडर है, एड्रेस जीएसटीएन नंबर, और यहाँ पर फुटर है, ठीक है। तो गुड्स 5,000 का, ठीक है, नो टैक्स, क्योंकि मैंने बोला था कि सप्लायर जब अपना इनवॉइस रेज करेगा तो वो टैक्स तो ले नहीं सकता ना। अब जब यहाँ पर हमने इस वाले एग्जांपल में चाय वाला जब चाय सप्लाई करेगा तो वो 5 रुपए ले लेगा भले ही, लेकिन उस पर टैक्स थोड़ी ना लगाएगा। तो ये से 5,000 रुपये, ठीक है, नो टैक्स। तो इसकी टोटल अमाउंट कितनी होगी 5,000। एक चीज ध्यान रखना, अगर कोई भी सप्लायर आरसीएम में एप्लीकेबल है तो उसके इनवॉइस पे यहाँ पर आरसीएम लिखा होना चाहिए कि यस इस सप्लायर के पास आरसीएम रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म एप्लीकेबल है, ठीक है, यहाँ पर लिखा होना चाहिए, इनवॉइस पे लिखा होना चाहिए, ठीक है। अब आपको आरसीएम और एफसीएम में डिफरेंस क्लियर हो गया होगा, ठीक है।
अब आगे हम जैसे जैसे बढ़ेंगे मैं आपको और क्लियर करती जाऊंगी, अगर जहाँ पर कुछ आपको दिक्कत होगी। अगर आपको पर्सनली कोई भी दिक्कत है आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, मैं आपका रिप्लाई करूंगी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करते हैं जीएसटीएन नंबर। वैसे तो देखो ये वाला हम टॉपिक डिटेल में रजिस्ट्रेशन में कवर करेंगे, लेकिन फिर भी आपको थोड़ी बहुत नॉलेज होनी चाहिए। अब पहली वीडियो में ही आपको बहुत सारी नॉलेज हो जाएगी। तो एक होता है जीएसटीएन नंबर। ठीक है, जीएसटीएन नंबर मतलब कि अब देखो कोई भी सप्लायर है, ठीक है, वो कह देगा कि भैया मैं जीएसटी में रजिस्ट्रेशन है, तो आप कैसे मान लोगे? आप कोई भी प्रूफ मांगोगे तो वो प्रूफ होता है जीएसटीएन नंबर। अगर आप जीएसटी में रजिस्टर्ड हो तो आपके पास जीएसटीएन नंबर होना चाहिए। ठीक है, तो अब जीएसटीएन नंबर टोटल उसका स्ट्रक्चर क्या होता है? तो टोटल होता है 15 डिजिट का। ठीक है, ठीक है, तो पहली की 2 डिजिट होती है हमारी स्टेट कोड। पहली की 2 डिजिट होती है हमारी स्टेट कोड। जैसे दिल्ली का अपना स्टेट कोड है, उसे आपको याद करने की जरूरत नहीं है, वो नेट पे आप ढूंढोगे मिल जाएगा। ठीक है, दिल्ली का अलग है, हरियाणा का अलग है। बाकी की जो डिजिट होती है वो होती है हमारी पैन नंबर। ठीक है, बाकी की जो हमारी 10 डिजिट होती है वो हमारा होता है पैन नंबर। ठीक है, इंडिविजुअल का जो हमारा पैन नंबर होता है। फिर आता है हमारे पास ये, ठीक है, कौन सा हो गया? 12th वाला, 12, 13, 14, 12th वाला। ये होता है हमारे पास नंबर ऑफ रजिस्ट्रेशन। नंबर ऑफ रजिस्ट्रेशन। अब आप कहोगे मैम नंबर ऑफ रजिस्ट्रेशन क्या होता है? देखो जरूरी थोड़ी ना है कि एक बिजनेस सिर्फ एक ही जगह है। हो सकता है कि एक जो किसी का बिजनेस है जो हरियाणा में भी है, दिल्ली में भी है, बिहार में भी है, झारखंड में भी है, गुजरात में भी है, तो उसने कितने नंबर ऑफ रजिस्ट्रेशन ले रखे हैं। ठीक है, हम आगे बात करेंगे कि जीएसटी में कोई भी सेंट्रल रजिस्ट्रेशन नहीं होता। आप जितने स्टेट में भी आपकी ब्रांच है या आप डील कर रहे हो, आपको हर स्टेट में अलग अलग रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा। ठीक है, फिर आता है हमारा ये हमारा ब्लैंक होता है। ब्लैंक ये होता है कि अभी तक जीएसटी काउंसिल ने सोचा नहीं कि इसमें क्या फिल करेंगे। तो ब्लैंक इन द सेंस कि जब सॉफ्टवेयर अपना जीएसटीएन नंबर किसी का भी डेवलप करते हैं तो वो अपनी मर्जी से कोई भी वैल्यू या वर्ड इसमें फिल कर देता है। इसका कोई ऐसा नेसेसरी नहीं है कि इसमें यही वर्ड आएगा। फिर हमारे पास जो लास्ट आता है वो हमारे पास आता है चेकसम कोड या डिजिट। ठीक है, चेकसम कोड और डिजिट एक कंप्यूटर की लैंग्वेज है, उस पर आपको इतना ध्यान देने की जरूरत नहीं है। ठीक है, बस आज की वीडियो में होपफुली आपको इतना नॉलेज हो गई होगी कि भैया आज हमने क्या क्या करा। एक तो पोजीशन ऑफ टैक्सेस, इनडायरेक्ट टैक्सेस बिफोर जीएसटी हमने करा। ठीक है, हमने डिफरेंस करा आरसीएम और एससीएम में। ठीक है, हमने ये भी देख लिया कि इनडायरेक्ट टैक्सेस क्या होते हैं, डायरेक्ट टैक्सेस क्या होते हैं। ठीक है, हमने ये देखा कि स्लैब रेट जीएसटी के कौन कौन से होते हैं। उसके बाद हमने देखा कि कौन से प्रोडक्ट हैं जो जीएसटी से एक्सक्लूडेड है। ठीक है, जिन पर अभी टैक्सेस नहीं लगता। हमने कंपोनेंट पढ़ लिए जीएसटी के कि जैसे सीजीएसटी क्या होता है, एसजीएसटी क्या होता है, आईजीएसटी क्या होता है, यूटीजीएसटी क्या होता है। ठीक है, उसके बाद हमने ठीक है और हमने पढ़ा कि भैया टैक्सेबल इवेंट क्या है सप्लाई का, जीएसटी का। टैक्सेबल इवेंट जीएसटी का वो क्या है? सप्लाई। ठीक है, और हमने पढ़ा ओरिजिन बेस्ड टैक्स क्या होता है, डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स में डिफरेंस क्या होता है। हमने ये भी पढ़ा कि जीएसटीएन नंबर में कौन सा स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, तो मतलब मेजरली हमने बेसिक कॉन्सेप्ट सारा कवर कर लिया। हम नेक्स्ट वीडियो से हम डायरेक्टली सेक्शंस पर आ जाएंगे कि ठीक है, ये सप्लाई के भी अब जैसे 4 सेक्शंस होते हैं कि सप्लाई क्या होती है, किस में कौन सी सप्लाई फॉल करती है। ठीक है, किसे हम सप्लाई मानते हैं। ठीक है, तो हम अगली बार से फिर डायरेक्टली सेक्शन पर ही आ जाएंगे। आपको कोई भी दिक्कत हो तो आप प्लीज पर्सनली मैसेज कर सकते हो,
होपफुली मैं रिप्लाई करूँगी। ठीक है, मेरा नंबर, टेलीग्राम का लिंक सब आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। थैंक यू।